हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो जैसे कि मैंने बोला था, पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू। तो फाइनली जिले 2020 ऑनलाइन ई काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकल गया है। आप लोग सिंपल इस वेबसाइट में आओगे, गो टू जिले 2020 ऑनलाइन ई काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऑफिशियली जो काउंसलिंग करवाता है एनआईसी के द्वारा जो क्रिएट किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा फुल इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट, कैसे करोगे, सारा कुछ बताया गया है। तो एकदम सिंपल से काम करना है आप लोगों को। ध्यान से सुनना है सारे स्टेप को, कान में हेडफोन लगा लो एंड ध्यान से हर एक स्टेप को अच्छे से सुन लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ओके, तो चलो देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ये रहा नोटिफिकेशन, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, विजिबल। ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो ऊपर लिखा है कि यहाँ ये सब नहीं हो रहा है, एग्जाम नहीं होगा। अभी क्या होगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा रिजिलेट का थर्ड सेमेस्टर में, एंड कैसे होगा वो रूल्स बताया गया है नीचे। ठीक है, तो चलो रूल्स एंड गाइडलाइंस चेक कर लेते हैं। सारे जो भी स्टेप होगा, ए बी सी डी ई एफ जी ए, जो भी स्टेप होगा सारे स्टेप को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखा है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द काउंसिल रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट, प्रोविजनल एडमिशन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस विल बी सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रोसेस ओनली। तो सारे जो भी स्टेप होगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट रिजल्ट एंड प्रोविजनल एडमिशन पेमेंट, सब कुछ कैसे होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। पहले मैं बोल दिया था वीडियो में, तो वही हो रहा है। चलो बी में लिखा है द काउंसलिंग विल बी फॉर एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज एज आर मेंशन्ड इन द सीट मैट्रिक्स। जो सीट मैट्रिक्स में मेंशन होगा, जिसके लिए जितना वैकेंसी है उसी के ऊपर एडमिशन होगा। ठीक है, नीचे आते ऑल कैंडिडेट हु सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर जिले 2020 एंड पेड एप्लीकेशन फी कैन रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो लोग एप्लीकेशन किए थे एंड पेड किए थे एप्लीकेशन के ऊपर, तो वही लोग काउंसलिंग कर सकता है। ठीक है, नीचे आते हैं देयर इज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फी फॉर काउंसलिंग। ये अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन के कोई फीस नहीं लगेगा। देयर विल बी ओनली 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग, दोनों राउंड होगा। वैकेंट सीट अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ए ओबीसी बी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी विल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी इन एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो भी वैकेंट सीट होगा एससी एसटी ओबीसी ओबीसी बी के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए, वो कन्वर्ट नहीं होगा जनरल के ऊपर, वो उसी के ऊपर रहेगा, उसी कास्ट रैंक के ऊपर ही रहेगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा यानी जनरल रैंक के ऊपर। ठीक है, समझ में आया। तो चलो नीचे आते। तो नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। ये नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो इसमें बोला गया है जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के ऊपर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट होगा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके, registration and providing registered information, documents uploading, choice filling, choice locking, etc. are allowed in only first round। तो जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग होगा, चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस को लॉकिंग करना होगा, यानी कॉलेज जो चूज करोगे उसको लॉक करोगे, वो फर्स्ट राउंड ही में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अलाउड होगा, उसको सेकंड राउंड में अलाउड नहीं होगा ये सब। तो नेक्स्ट पॉइंट, during registration candidates information will be fetched from the information already provided by candidates during their application for the examinations। तो जब तुम लोगों ने जो एप्लीकेशन किए थे, जो इंफॉर्मेशन दिए थे, उसी इंफॉर्मेशन से फेच किया जाएगा। hence the various information that candidates give during registration for counseling must match with the informations available in their confirmation page। तो जब एप्लीकेशन किए थे, कंफर्मेशन पेज मिला था, उसी में जो भी डिटेल्स दिए थे, माने ये जो इन्फॉर्मेशन दिए थे वो इन्फॉर्मेशन मैच होना चाहिए अभी जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसके साथ। ठीक है, इफ एनी कैंडिडेट्स ओमिटेड हिज हार्ड फादर्स या मदर्स नेम्स ड्यूरिंग एप्लीकेशंस फॉर एग्जामिनेशन, ही सी मस्ट राइट NA इन सच प्लेस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो इसमें बोला गया है कि जब आप जिलेट का एप्लीकेशन फिल किए थे एंड फादर्स एंड मदर्स नेम नहीं दिए थे, तो अब क्या करोगे, तो अब रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के वक्त तुम उसमें ना लिखोगे, NA। ओके, ना लिख दोगे। तो नीचे आ जाते, कैंडिडेट्स नीड टू गिव बैंक अकाउंट डिटेल्स टू बी यूज्ड इन केस ऑफ एनी रिफंड। तो आप लोग जो आपका बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा अगर कोई फ्यूचर में रिफंड होता है तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें लिखा है 3 ग्रुप्स ऑफ कैंडिडेट्स विल गिव देयर एकेडमिक स्कोर इन द फॉलोइंग मैनर। तो कैसे आप लोग फॉर जो एकेडमिक आपका जो रिजल्ट है वो कैसे पुट करोगे।
तो डिप्लोमा एंड इंजीनियर टेक्नोलॉजी के लिए ओवरऑल परसेंटेज आपको देना होगा मार्क्स इन डिप्लोमा ग्रेड रिपोर्ट 6 फाइनल सेम का, एंड परसेंटेज देना है 5th सेम का, परसेंटेज देना है 4th सेम का, परसेंटेज देना है 3rd सेम का। और डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या करना होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पार्ट 2 फाइनल एग्जाम का देना होगा, पार्ट 1 का देना होगा, एंड 12 मार्क्स देना होगा। ठीक है, बीएससी के लिए फाइनल ईयर मार्क्स देना होगा, यानी फाइनल ईयर में जो परसेंटेज आए वो देना होगा, 12 में मैथमेटिक्स के ऊपर देना होगा, एंड 12 में सारे मिलाकर कितना होता है वो देना होगा। ठीक है, तो एकदम नीचे आते हैं अभी इसमें बोला है कैंडिडेट विल अपलोड फॉलोइंग स्कैनेड 150 DPI कलर डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड। तो अगर ये अपलोड नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो 150 DPI कलर डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है। उसमें देखो फर्स्ट ऑल कैंडिडेट्स 10th एडमिट कार्ड यानी बर्थ सर्टिफिकेट जो मैंने बताया था वो, WB डोमिसाइल कैंडिडेट्स यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखना होगा, एंड और सेल्फ डिक्लेरेशन इन द फॉर्मेट गिवन इन, जो अगर नहीं होता है तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हो, नीचे बोला गया है मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड जिसके पास SC ST OBC B कैंडिडेट है उनके लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड PWD के लिए PWD सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, एंड EWS के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद besides the above the 3 separate groups of candidates will be upload their following academic documents। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड करना होगा, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए 6 सेमेस्टर्स फाइनल्स जो रिजल्ट मिला है उसका हार्ड कॉपी ग्रेड रिपोर्ट देना होगा, 5th सेम का देना होगा, 4th सेम का देना होगा, 3rd सेम का देना होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए पार्ट 2 का फाइनल ईयर मार्कशीट देना होगा, पार्ट यानी फर्स्ट ईयर का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, और बीएससी के लिए फाइनल ईयर मार्कशीट एंड 12th मार्कशीट देना होगा। ठीक है, इस बार आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ई मार्कशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस ऑथेंटिकेटेड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और विद हिज आर सिग्नेचर ऑफिशियल स्टैम्प। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है रिजल्ट का, तो जो ई मार्कशीट आपको मिला है उसमें आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का सील होना चाहिए यानी ऑफिशियल स्टैम्प होना चाहिए, एंड उनका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, if due to ongoing pandemic situation the candidate is unable to organize a formal documents domicile certificate, तो क्या करना होगा, तो अगर आपके पास इस जो पैंडेमिक सिचुएशन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो दिया हुआ है नीचे वो डाउनलोड करके आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन लिखोगे, हाँ मैं ऐसे यहाँ से बिलोंग करता हूँ, सिग्नेचर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं candidates having SC ST OBC B certificate issued by the appropriate authority or government of West Bengal may upload their category certificate in place of domicile certificate। okay, तो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा जिस सेक्शन में, वो सेक्शन में आप SC ST OBC B के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिस कैंडिडेट के पास SC ST OBC B का सर्टिफिकेट होता है तो उन लोगों को अलग से डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ेगा, वो SC ST OBC B सर्टिफिकेट अपलोड कर सकता है। ठीक है, नीचे आते देन नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से पुट करना है। तो अगर पुट करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन गलत आ जाता है एंड उसके वजह से अगर अलॉटमेंट लेटर एडमिशन नहीं होता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसके लिए WBJEE विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ओके, तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है WBJEE। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, The documents uploaded by the candidates will be verified by virtual reporting center. When all documents are accepted, the candidates will receive a SMS. तो अगर सब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको पास एक SMS आएगा, और अगर if one or more documents are rejected, the candidates will receive a SMS. She can log in and view the reasons of rejections. Accordingly, the candidates must upload correct documents within the stipulated date and time. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास एक SMS आएगा, आप लोग जाकर सिंपल लॉगिन करोगे, रीजन देखो क्यों ये रिजेक्ट हुआ, उसके बाद करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद in case the candidates fails to upload corrected and acceptable documents within the given time and date, WBJEE may decide to convert candidates eligibility and or category based on the last documents uploaded. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है एंड आप अपलोड नहीं कर पाए तो लास्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसके ऊपर ही सारा कुछ प्रोसेस होगा आगे का। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हेल्प डेस्क में आप लोग कॉल कर सकते हो, ये है हेल्प डेस्क का नंबर। कैंडिडेट्स विल बी allotted a seat only according to the documents uploaded by him are accepted by the VRC, यानी ऊपर लिखा है आप लोग देख सकते हो। VRC का मतलब क्या है, वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर। इसके द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। ठीक है,
For example, if a SC candidate is unable to upload SC certificate or his/her SC certificate is rejected during verification, he/she will not be allotted any SC seat. He will be considered as general candidates. तो अगर आप SC कैंडिडेट होते हो एंड आपका जो SC सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं कर पाए तो आपका जो सीट है वो जनरल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एज ए जनरल कैंडिडेट आपको माना जाएगा। चॉइस फिलिंग के ऊपर बोल देते चॉइस फिलिंग कैसे होगा। During registration, once academic score are given, the candidates can view all choices, institutes and courses available to him, her according to his/her eligibility criteria based on the inputs provided by the her, ठीक है। तो इसमें बोला गया है जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो एंड जो एकेडमिक स्कोर आप लोग दे दोगे यानी पुट कर दोगे, उसके बाद कैंडिडेट क्या कर पाएगा, इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स चूज कर पाएगा जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। अगर आपके पास 80 मार्क्स है तो 80 मार्क्स के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आप लोग चूज कर पाओगे। अगर आपके पास 90 से ऊपर मार्क्स है तो आप लोग उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चूज कर पाओगे, ठीक है, ऐसे चूज होगा। द चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर शोन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर टू मेक सर्च इजी। तो सब इंस्टीट्यूट अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा, ABCD करके होगा, तो आप लोग अच्छे से ढूंढ पाओगे, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो सर्च टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज, कोर्स एंड कोर्स वाइज सर्च कर सकता है, ठीक है। It is advised that the candidate should select maximum number of institute courses to maximize the chances allotment. तो आपको ये बोल रहा है कि आप मैक्सिमम कॉलेज को सर्च करो एंड चूज करो एंड मैक्सिमम जो कोर्सेस है कोर्सेस को चूज करो, ठीक है। आफ्टर द सिलेक्टिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेज द कैंडिडेट्स विल अरेंज हिज/हर चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ हिज/हर प्रायोरिटी, ओके। तो जब आप इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करोगे तो आपके जो प्रायोरिटी के हिसाब से यानी आपके मार्क्स कितना आया है उसके हिसाब से आप लोग फिल कर सकते हो यानी चूज कर सकते हो कॉलेज को, ओके। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट गिव एनी चॉइसेस ही/शी विल नॉट बी गिवन एनी अलॉटमेंट। अगर आप कोई कॉलेज चूज नहीं करते हो तो आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। इफ वन और मोर डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, सम और ऑल चॉइसेस सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स मे बिकम इनवैलिड, ओके। तो डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा यानी चॉइसेस सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग कैसे करोगे। कैंडिडेट्स मस्ट लॉक हिज/हर चॉइस विद इन प्री अनाउंस्ड डेट। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो टेक ए प्रिंट आउट ऑफ हिज/हर लॉक चॉइसेस। तो आप लोग जब लॉक करोगे तो उसका जो डेट दिया जाएगा उस डेट में आप लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप खुद से लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। If a candidate fails forget to lock his/her choices within the pre-announced deadline, his/her last saved choices will be considered final and will be locked automatically. तो मैंने जस्ट बोला जो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब रैंकिंग के ऊपर आते हैं। 3 separate merit ranks will be prepared for following 3 groups of candidates. डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रुप होगा, डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट के लिए ग्रुप होगा, BSc के लिए ग्रुप होगा, ठीक है। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्या होगा, merit ranks will be prepared based on overall percentage of marks obtained in diploma courses and इसमें अगर नहीं होता है तो इन केस क्या होगा, 5th सेमेस्टर का जो हायर रैंक मार्क्स, 4th सेमेस्टर का हायर मार्क्स एंड 3rd सेमेस्टर का हायर मार्क्स लेगा, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए merit ranks will be prepared based on the percentage of marks obtained in second year डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओके, इसके ऊपर होगा। एंड डिप्लोमा इंजीनियर के लिए बोल देता हूँ जो मेरिट रैंक होगा वो प्रिपेयर होगा डिप्लोमा जो ओवरऑल परसेंटेज के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर प्रिपेयर होगा। उसके बाद नीचे आते, इन केस ऑफ टाई ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन सेकेंड ईयर में अगर कोई हो जाता है, टाई हो जाता है तो क्या करोगे, तो हायर मार्क्स इन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का होगा एंड हायर एग्रीगेटेड मार्क्स इन जो क्लास 12 में आया है उसके ऊपर होगा, ठीक है। बीएससी कैंडिडेट्स के लिए मेरिट रैंक्स विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन बीएससी फाइनल, जो फाइनल में जो नंबर आया है उसके ऊपर होगा। तो अगर टाई हो जाता है तो 12th में मैथमेटिक्स से ऊपर होगा, नंबर लिया जाएगा एंड 12th का ओवरऑल परसेंटेज लिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स विल बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड हिज रैंक कार्ड। WBJB डज नॉट पब्लिश एनी रैंक स्कोर इन लिस्टेड फ्रॉम, तो कोई लिस्ट नहीं आएगा, वो सेपरेट स्टूडेंट का सेपरेट रैंक दिया जाएगा, ठीक है। द रैंक शैल बी इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ GMR, तो जो रैंक होगा वो GMR वाइज होगा। सेपरेट रिजर्व कैटेगरी मेरिट पोजीशंस विल also be indicated for respective category for student, example SC rank, ST rank, OBC A rank, OBC B rank, PWD rank as applicable। तो वो SC rank, ST rank होगा, no problem। तो नीचे आते, sequencing in counseling allotment of seat admission will be done based on GMR only। तो अगर GMR में काउंसलिंग अलॉटमेंट एंड एडमिशन होगा, नॉट ऑन कैटेगरी मार्क्स, रैंक के ऊपर नहीं होगा, यानी SC, ST, OBC भी कैटेगरी रैंक के ऊपर नहीं होगा। कैटेगरी रैंक्स आर ओनली फॉर इंफॉर्मेशंस अबाउट कैंडिडेट्स पोजीशंस विद इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, ओके। कैटेगरी रैंक्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द कैटेगरी इंफॉर्मेशंस गिवन बाय द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन।
तो कोई स्टूडेंट अगर SC/ST से बिलोंग करता है एंड उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एज अ JMR यानी जनरल हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं राउंड 1 प्रोविजनल अलॉटमेंट एंड प्रोविजनल एडमिशन के ऊपर। प्रोविजनल अलॉटमेंट और फर्स्ट राउंड विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रैंक on the pre-scheduled date and all registered candidates will be informed by SMS। ओके, तो फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हो जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन द रैंक डिक्लेरेशन होने के बाद ही जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट यानी अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट निकल जाएगा एंड सारे जो कैंडिडेट्स होगा उस कैंडिडेट्स पर SMS चला जाएगा। अलॉटमेंट इज गिवन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड बाय द कैंडिडेट्स। जो अलॉटमेंट होगा वो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग दोगे उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर होगा। If at any stage it is found on scrutiny that the applicant is otherwise ineligible for the allotment, his allotment admission shall be treated as cancelled। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन जो गलत आता है तो वो जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। Candidates will log in to check their allotment. The allotment status will show the institute and course in which he/she has been allotted a seat। Okay, तो कैंडिडेट सिंपल लॉग इन करेगा, उसके बाद जिस कॉलेज में अलॉटेड हुआ है उस कॉलेज का देख पाएगा कि अलॉटमेंट सीट निकाल के प्रिंट करके वो कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट द कैंडिडेट हैज 2 ऑप्शंस। तो आप लोगों को 2 ऑप्शन दिया जाएगा। एक है एक्सेप्ट एंड फ्रीज द सीट, कैंडिडेट सीट्स हिज आर विलिंगनेस फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशंस, तो इसमें नो होगा। ओके, एंड नीचे आप लोग पर देखोगे एक्सेप्ट विद ऑप्शंस फॉर पॉसिबल ऑटो अपग्रेडेशंस, तो कैंडिडेट सीट हिज आर विलिंगनेस फॉर पॉसिबल अपग्रेडेशन यस। तो उसके लिए अगर पॉसिबल अपग्रेडेशन होता है तो आप लोग यस करोगे, अगर नहीं होता है तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑटो अपग्रेडेशन कोई नहीं करेगा। ठीक है, देखते क्या होता है। उसके बाद बोला गया कि इन बोथ केसेस द कैंडिडेट्स हैज टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी 5,000 फॉर अलॉटमेंट इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट एंड 20,000 फॉर अलॉटमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो इसमें बहुत बड़ा एक अपडेट किया है। तो अगर कोई कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, ओके, तो अलॉटमेंट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट के लिए 5,000 पे करना होगा, गवर्नमेंट एडेड के लिए 5,000 पे करना होगा एंड अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उसके लिए 20,000 आपको पे करना होगा। एंड डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर व्हिच इज प्रोविजनल and is subject to successful physical verification of documents by the concerned institute। okay, तो जो आपको जो अमाउंट दोगे उस अमाउंट का अलॉटमेंट लेटर, अमाउंट रिसिप्ट, वो सारा कुछ आपको प्रिंट आउट कर लेना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरिफिकेशन होगा बाय द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग जाओगे। ठीक है, इफ द कैंडिडेट्स fails to pay the seat acceptance fee, it will be constituted that he/she is not interested in the admission and will not be considered in any further allotment in any further round। तो अगर आप लोग सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं देते हो तो वो समझेगा कि आपका कोई इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। राउंड 2 में क्या होगा? Following 2 groups candidates who have already successfully registered in round 1 will be considered in round 2, namely, okay, तो those who did not get any allotment in round 1, तो जो लोग round 1 में कोई allotment नहीं पाया, those who accepted the allotted seat in round 1 paid seat acceptance fee and opted for auto upgradation। तो राउंड 1 में जो इंस्टीट्यूट तुमको मिला है तो वो अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, उसको अगर पकड़ के रखना चाहते हो तो क्या करना होगा? सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोग देना होगा, उसके बाद ऑटो अपग्रेडेशन करना होगा। तो अगर फीस नहीं देते हो, ऑटो अपग्रेडेशन कर लेते हो तो वो कॉलेज मिलने का चांस मे बी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है। तो वो कॉलेज में अगर हाथ में रखना चाहते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फी आप लोग को देना होगा। तो सी नंबर पे बोला है कोई स्टूडेंट अगर राउंड 1 में सीट एक्सेप्टेंस फी देके ऑटो अपग्रेडेशन करता है और उसके बाद राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाता है, उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो जो पहले वाला जो रिफंड है वो रिफंड मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, एंड नेक्स्ट बोला है कि अगर राउंड 1 में कोई स्टूडेंट को कोई कॉलेज मिलता है एंड उस कॉलेज में अगर ऑटो अपग्रेडेशन करता है, उसके बाद राउंड 2 में जाता है एंड सीट एक्सेप्टेंस फी अगर नहीं देता है तो रिवाइज नहीं कर सकता है, यानी रिवर्स नहीं जा सकता है उस कॉलेज के अंदर, क्योंकि उस कॉलेज में कोई और बंदे का मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट डी, those who opted for upgradation but have not been upgraded need not take any further actions with the counseling systems, their earlier allotment still holds good। तो इसमें बोला गया था कि अगर आप अपग्रेडेड करते हो तो आपका जो रिवर्स नहीं जा पाओगे, बट अगर कोई अपग्रेडेड नहीं करते हो, कोई एक्शंस नहीं लेते हो, तो आपका जो रिवर्स जो
काउंसलिंग का जो मिला था, अलॉटमेंट रिजल्ट मिला था, अलॉटेड सीट हुआ था, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 2 में कॉलेज मिल जाता है तो आपको 5,000 गवर्नमेंट के लिए देना पड़ेगा एंड 20,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए देना पड़ेगा एंड फिजिकली वेरिफिकेशन होगा बाय द इंस्टीट्यूट। ओके, round 2 being the last round, there is no scope further upgradations as such, whatever is allotment status in round 2 it is final and frozen। तो राउंड 2 में ये है लास्ट एकदम राउंड, इस राउंड के बाद कोई राउंड नहीं होगा। इस राउंड में कोई भी कॉलेज अगर मिलता है तो उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, जनरल रूल्स वैलिड थ्रू आउट द काउंसलिंग, तो क्या क्या रूल्स रहेगा। फिजिकली रिपोर्टिंग होगा या नहीं होगा देखते चलो। आफ्टर कंप्लीशन द प्रोविजनल एडमिशन एंड डाउनलोडिंग द प्रोविजनल एडमिशन रिजल्ट, कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट द इंस्टीट्यूट विद इन द गिवन शेड्यूल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज फॉर द इंस्टीट्यूट। ओके, तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होगा, एडमिशन जो भी अलॉटमेंट लेटर होगा, वो फिजिकली जाके आपको इंस्टीट्यूट में जाके वेरीफाई करना होगा एंड एडमिशन होना होगा। ठीक है, failing which it will be construed that he is not interested in the admission, his or allotted admission will be cancelled। तो अगर कोई ये नहीं करते हो, जाके फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हो, तो आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विथड्रॉल, द कैंडिडेट्स कैन विथड्रॉ एनी टाइम ड्यूरिंग द सीट एक्सेप्टेंस पीरियड्स। ओके, इन राउंड 1 में अगर कोई कॉलेज आपको मिल जाता है विथड्रॉ करना चाहते हो तो नेक्स्ट वंस विथड्रॉ कर लेते हो तो आपको विल नॉट बी कंसीडर ऑन द नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग जो 2 होता है यानी राउंड 2 होता है, वो राउंड 2 में आप लोग नहीं जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिफंड। इफ ए कैंडिडेट विथड्रॉस आफ्टर पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर एक सीट एक्सेप्टेंस फी के बाद आप विथड्रॉ करते हो तो आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट 60 डेज के अंदर आ जाएगा। ओके, तो नो प्रॉब्लम। नंबर 2, द सीट एक्सेप्टेंस फी पेड बाय हिम हार्ड विल बी ट्रांसफर टू द एक्सेप्टिव इंस्टीट्यूट। ओके, तो सारे इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा वो जो फीस आप लोग पे करोगे। उस फीस पे करने के बाद अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हो या उस कॉलेज के अंदर फाइनली आप लोग जाके फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हो ओके टाइम में, तो आपका जो रिफंड होगा वो रिफंड WBJB कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं पड़ेगा, वो आपको इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करना होगा कि मेरा ऐसा हुआ था, उसके बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है नीचे, आप लोग जाके कॉल्स कर सकते हो। एंड नीचे में लिखा है कि ऑटोमेटिक सीट कैटेगरी अपग्रेडेशन। तो ऑटोमेटिक कैसे होगा, कैंडिडेट्स में हैव ऑटोमेटिक सीट कैटेगरी अपग्रेडेशन इन सम इंस्टीट्यूट एंड इन सम कोर्सेज इन सर्च ऑफ वैकेंसीज अराइज। तो अगर कोई वैकेंसी रहता है कोई कॉलेज में तो आपको ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक्सटेंशन, तो मोर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग मे बी ऑर्गेनाइज्ड बाय WBJB इफ डिस्क्राइब्ड so by the appropriate authority, rules for such extended rounds will be published separately and the candidates will be इंटीमेटेड थ्रू नोटिस। ओके, तो अगर कोई एक्सटेंशन करता है कोई राउंड्स, यानी एक राउंड फर्स्ट राउंड, यानी इसमें 2 राउंड बताया गया है, अगर थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड होता है तो वो बाद में बता दिया जाएगा कि एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, उसके लिए रूल्स क्या क्या होगा सारा कुछ बता दिया जाएगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है, सी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको देखना होगा। उसके बाद सीट पैटर्न, तो सीट पैटर्न में सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि कितने कितने सीट अवेलेबल है, तो ये प्रोवाइड करता है DT गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड कोई सीट अगर होता है कोई कॉलेज में तो उस कॉलेज में आप लोग जाके डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ ई काउंसलिंग के थ्रू आप लोग ले सकते हो। ओके, तो इसमें बोला गया। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST OBC PWD कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको देखना चाहिए। ठीक है, एंड नीचे बोला गया कि OBC सर्टिफिकेट अगर 31 दिसंबर 2019 के पहले का है तो आप लोग रीवैलिडेट करना होगा इश्यूइंग अथॉरिटी की तरफ से। ठीक है, तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है। उसको डोमिसाइल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको देखना होगा, डोमिसाइल क्या क्या रिक्वायर्ड है मैंने पहले ही बता दिया था। एंड यही था लास्ट। इसके बाद आप लोग जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देख पाओगे, ये देखा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इन LIEU डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका वो फिल करके आप लोग भर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर में दिया हुआ है, इसका आप लोग अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर SC ST OBC में तो नो प्रॉब्लम, आप कास्ट सर्टिफिकेट डाल सकते हो। अगर नहीं है, जनरल कैंडिडेट हो तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आपको अपलोड करना होगा। ओके, तो यही था सारा प्रोसेस, तो नो प्रॉब्लम। तो अब आते जो स्टेप आपको दिया होगा, इसमें स्टेप आप देखो टाइम टेबल, तो टाइम टेबल में जाते हैं तो टाइम टेबल में क्या क्या स्टेप बताया गया कि इसमें कोई डेट्स अभी तक पब्लिश नहीं किया है, जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद करेक्शन होगा, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो करेक्शन होगा, उसके बाद चॉइस लॉकिंग होगा, चॉइस करना होगा, लॉक करना होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा बाय द VRC, जैसे कि मैंने बोला।
उसके बाद एनआईसी WBJE बोर्ड को डेटा सेंड करेगा एंड देन WBJE बोर्ड रैंक सेंड करेगा एनआईसी को। एनआईसी सारे जो भी रैंक कार्ड है वो उसको टेस्टिंग करेगा एंड उस रैंक कार्ड को डिक्लेयर करेगा एंड उसके बाद डिक्लेरेशन रैंक होगा एंड फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा एंड उसके बाद जो फ्रीज अपग्रेडेशन जो भी होता है वो होगा। उसके बाद सेकंड राउंड होगा एंड सेकंड राउंड फाइनली होगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट होगा। तो यही था सारा स्टेप। तो आगे अगर कोई डेट्स पब्लिश कर देता है तो मैं वीडियो में बोल दूंगा, नो प्रॉब्लम, वीडियो आ जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई स्टेप में प्रॉब्लम आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना एंड मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो और हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।